जय हिंद दोस्तों। आज के डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में हम 26 अगस्त के न्यूज़पेपर में कुछ छपे महत्वपूर्ण खबरों के बारे में डिस्कस करेंगे। उन खबरों और करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कल की तारीख में भी चर्चा में रहे हैं। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल जगत और व्यवसाय जगत इत्यादि इन सभी क्षेत्र से संबंधित जो भी खबर और करंट अफेयर्स रहेंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को शेयर करें ताकि हमें प्रेरणा मिले कुछ और अच्छा वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए, इन महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और आपको जो भी सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप करंट अफेयर्स से रिलेटेड कोई बुक खरीदना चाहते हैं तो आप अमेज़न के वेबसाइट से उसे खरीद सकते हैं। कुछ बुक्स के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिए हैं। आप उस लिंक के माध्यम से भी करंट अफेयर्स के बुक ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप आज के न्यूज़पेपर में एक खबर छपी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रीस ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ईयर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। इट मीन्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक तकरीबन 16-17 देशों से, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से उनको 16 या तो 17 देशों ने उनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। इसी कड़ी में एक और देश का नाम जुड़ गया है जिसका नाम है ग्रीस, और उसने अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ईयर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बगची ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान भारत ग्रीस साझेदारी की मजबूती को दर्शाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी को किसी भी देश से मिलने पर हर सम्मान देश के प्रत्येक नागरिक के लिए समान होता है। ठीक है, बात तो चलिए ग्रीस के इस अवार्ड के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एथेंस में ग्रीक राष्ट्रपति कतेरीना एन सकेलारोपुलू द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। बात करते हैं इस खबर में, तो यह पुरस्कार सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो ग्रीक किसी विदेशी सरकार के प्रमुख को ही दे सकता है। ठीक है, यह ग्रीस और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए इनके उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है। पुरस्कार के साथ दिया गया प्रशस्ति पत्र दोनों देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के बीच संबंधों को बढ़ाने के लिए पीएम मोदी की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालता है। और इस पुरस्कार के बारे में बात करें तो यह 2017 के बाद इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी सरकार प्रमुख भी है। ठीक है, बात करते हैं इस अवार्ड के बारे में, तो यह अवार्ड जो है ग्रीस के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है और प्रधानमंत्री और प्रतिष्ठित व्यक्ति भी इसमें शामिल होते हैं। पुरस्कार विजेताओं को ग्रीस की प्रतिष्ठा और स्थिति को बढ़ाने के लिए मान्यता दी जाती है। ऑर्डर ऑफ ऑनर की स्थापना जो है 1975 में हुई थी और इस पदक में ग्रीक देवी एथेना को दर्शाया गया है, जिसमें इनकी छवि के साथ केवल धर्मी लोगों का सम्मान किया जाना चाहिए यह शब्द लिखा हुआ था। गले में बैज पहनने के लिए नीले और सफेद रिबन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं स्मार्ट सिटी रैंकिंग में एक से संबंधित एक खबर भी आया है, वो ये कि इसमें आगरा को तीसरा स्थान मिला है। राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कारों में इंदौर शीर्ष पर रहा, दूसरे स्थान पर सूरत और आगरा को तीसरे स्थान पर मिला है, जबकि बिहार की राजधानी पटना को किसी भी कैटेगरी में कोई भी अवार्ड नहीं मिला है। और यह जो पुरस्कार है 2022 राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार से संबंधित है। तो चलिए इसके बारे में कुछ और खबर देख लेते हैं। वो ये नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड में जो अवार्ड है उसमें पहले नंबर पे इंदौर है, दूसरे नंबर पे सूरत है और तीसरे नंबर पे आपका आगरा है। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में से एक हो जाता है। वही हम बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन केंद्र शासित प्रदेश में, तो वो आपका चंडीगढ़ इसमें आ जाता है। जबकि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अगर राज्यों के मामले में देख लेते हैं तो पहले स्थान पर मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु, तीसरे स्थान पर राजस्थान, और चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश होता है। तो मोटे मोटे तौर पर देख लें कि नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड में शहर के मामले में सबसे टॉप पर इंदौर है, केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ टॉप पे है और राज्य के मामले में मध्य प्रदेश इस मामले में टॉप पर है। बात करते हैं मुथूट फाइनेंस को इंडियन फैमिली अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। देश की प्रमुख ये एनबीएफसी है जिसको यह अवार्ड मिला है। मुथूट समूह के संयुक्त प्रबंध निदेशक अलेक्जेंडर जॉर्ज मुथूट ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग पीयूष
गोयल से यह अवार्ड प्राप्त हुआ है। ठीक है, दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से यह अवार्ड उन्होंने प्राप्त किया। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। अगला खबर यह है कि सभी जानते हैं बिहार में जातीय जनगणना हो रही थी, तो बिहार में जातीय जनगणना पूरी रिपोर्ट शीघ्र ही सार्वजनिक कर दी जाएगी, ऐसा बिहार के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा किया गया है। उनका यह कहना है कि जातीय जनगणना का काम पूरा हो चुका है, अब बस रिपोर्ट आने की देरी है। बिहार की जातीय जनगणना देश में एक मॉडल बनेगी। इस गणना का काम बिहार में पूरा हो। इस सर्वे में मुख्य बात यह है कि सबकी आर्थिक स्थिति का भी पता चल जाएगा। केवल जातियों की संख्या घोषित करने के लिए यह सर्वे नहीं करवाया जा रहा है, शीघ्र ही इसकी रिपोर्ट भी सार्वजनिक कर दी जाएगी। जैसा कि विदित है कि कल की तारीख में मुख्यमंत्री स्वर्गीय बीपी मंडल जी की जयंती के अवसर पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों की मीटिंग के बाद ही हमने जाति आधारित जनगणना का फैसला लिया था। यह कोई निजी कार्यक्रम नहीं है और सभी जातियों की गणना के साथ साथ उनकी आर्थिक स्थिति का भी पता चल जाएगा, चाहे वो किसी भी जाति के हो। ठीक है, तो इस प्रकार ये घोषणा भी हुई है। इसमें यह भी पॉइंट है कि 2021 में ही सभी पार्टियों की सहमति से जातीय जनगणना का कार्यक्रम तय हुआ था। अगला खबर है मशरूम, मखाना, अनानास और केले की भी होगी ब्रांडिंग। उद्यान निदेशालय बागवानी उत्पादों की ब्रांडिंग पर आजकल विशेष ध्यान दे रहा है। कृषि मंत्री कुमार सर्वजित ने शुक्रवार को उद्यान निदेशालय द्वारा कार्यान्वित योजनाओं की समीक्षा के दौरान विभागीय अधिकारियों को यह निर्देश दिए कि मुख्य रूप से मशरूम, मखाना, अनानास व केला के साथ साथ चाय पत्ती की ब्रांडिंग की ओर अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाए। ठीक है, विकास भवन नया सचिवालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में समीक्षा के दौरान मंत्री ने कहा कि मशरूम जो है मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में देश में बिहार अव्वल है। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी की तरह काम करेगा कि सबसे ज्यादा भारत में मशरूम का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो वो बिहार में होता है। और इस बैठक में जो है कृषि सचिव संजय अग्रवाल और उद्यान निदेशक अभिषेक कुमार के अलावा अन्य अधिकारी भी उपस्थित हैं। मखाना भंडारण करने हेतु किसानों को अनुदान पर उच्च गुणवत्ता युक्त वाले बैग उपलब्ध भी कराया जाए, ऐसा उनके द्वारा आदेश दिया गया। दरभंगा में मखाना के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दरभंगा में मखाना के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की भी स्थापना की जाएगी। वैशाली में पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके है इस खबर से कि देश में सबसे ज्यादा उत्पादन मशरूम का बिहार में होता है, और दूसरा दरभंगा में मखाना के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी, और वैशाली में पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। एक खबर यह भी है कि एमएसएमई के लिए खुलेंगे दुनिया के बाजार, भारत की बढ़ेगी सहभागिता। जैसे कि जान रहे हैं कि G20 देशों के व्यापार मंत्रियों की बैठक में लिए गए फैसले से भारतीय एमएसएमई के लिए दुनिया के बाजार अब में पहुंच बहुत आसान हो गया है। सभी मंत्रियों ने दुनिया के एमएसएमई की वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी के लिए अपने अपने बाजार की सूचना व अवसरों को आदान प्रदान करने के लिए सहमति जताई है। इस काम के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की तरफ से वैश्विक व्यापार पोर्टल बनाया जाएगा और वैश्विक स्तर पर एमएसएमई के लिए एक हेल्प डेस्क भी शुरू किया जाएगा। जैसा कि सभी जानते हैं कि विश्व के 75% व्यापार में G20 देशों की हिस्सेदारी है, और बैठक के समापन के बाद गोयल ने बताया कि जिन मुद्दों पर सहमति बनी है उसे अगले महीने होने वाली G20 देशों के नेतृत्व की बैठक में रखा जाएगा और इसके बाद इन पर अमल शुरू होगा। ठीक है, तो ये एक बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट खबर है। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट खबर के बारे में देख लेते हैं। ICONS 2023 का उद्घाटन अभी हुआ हाल ही में। संरचनात्मक अखंडता पर तीसरा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है। यह एब्रिवेट करके देख लेते हैं कि संरचनात्मक अखंडता पर तीसरा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 23 अगस्त 2023 को तमिलनाडु के ममल्लापुरम में शुरू हुआ। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट खबर को देख लेते हैं कि ICONS 2023 का उद्घाटन जो है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक एवं वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग के सचिव डॉक्टर N क्लाइसेल्वी के नेतृत्व में हुआ। इसका आयोजन इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम और सोसाइटी फॉर फेल्योर एनालिसिस द्वारा किया गया है। ठीक है, बात कर लेते हैं कि इसके फोकस के बारे में। तो ICONS 2023 में भारत और विदेश से लगभग 250 प्रतिनिधियों ने भाग लिया है, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियर, सामग्री वैज्ञानिक, शिक्षाविद, उद्योग विशेषज्ञ, संयंत्र प्रबंधक और नियामक कर्मी ये सभी शामिल थे। और ये जो सम्मेलन है इसका उद्देश्य जो बेसिकली है वो परमाणु, रक्षा, एरोस्पेस, रसायन और तेल जैसे उद्योगों में संरचनात्मक
अखंडता का आकलन और सुनिश्चित करने में हालिया विकास और भविष्य की दिशाओं पर चर्चा करना है। ठीक है, तो इसका आयोजन तमिलनाडु में के ममल्लापुरम में हुआ है। ठीक है, संरक्षणात्मक अखंडता पर यह तीसरा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है। क्योंकि तमिलनाडु में इसका आयोजन हो रहा है, तो इसके बारे में जान लेते हैं कि तमिलनाडु जो है, इस राज्य का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था, लेकिन इसकी सीमाएं 24 जनवरी 1969 को फिर से खींची गई थी। वर्तमान में तमिलनाडु के राज्यपाल हैं रविंद्र नारायण रवि, मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन। यहाँ पर कुल 235 विधानसभा सीटें हैं, राज्यसभा सीटों की संख्या 18 है और लोकसभा सीटों की संख्या 19 है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। अगला खबर है कि आसाम ने 1000 मिलीलीटर से कम प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लागू कर दिया है। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट खबर है कि असम ने 1000 मिलीलीटर से कम प्लास्टिक के पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लागू कर दिया। अभी यहाँ के वर्तमान पर्यावरण एवं वन मंत्री हैं चंद्रमोहन पटवारी। असम सरकार ने 1000 मिलीलीटर क्षमता से कम की प्लास्टिक की पानी बोतलों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो 2 अक्टूबर से प्रभावी हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए असम की सरकार ने एक अधिसूचना भी जारी कर दी है। पहला लक्ष्य क्या है कि प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या से निपटना और टिकाऊ व्यवहार को बढ़ावा देना है। यह पहल जो है राज्य के प्राकृतिक संसाधनों और विविध पारिस्थितिकी प्रणालियों की सुरक्षा के लिए असम की प्रतिबद्धता को यह प्रदर्शित करता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं पीईटी बोतलों पर विशेष ध्यान और इससे संबंधित क्या रेफरेंस है कि असम ने पहले 1000 मिलीलीटर से कम की पॉलीथीन टेरेफ्थेलेट पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने का इरादा व्यक्त किया था। औपचारिक कार्यान्वयन जो है इसको 23 अगस्त को अधिसूचना के माध्यम से लागू कर दिया। प्रतिबंध में निर्दिष्ट क्षमता के अंतर्गत आने वाली प्लास्टिक की पानी की बोतलों का निर्माण, आयात, भंडारण और वितरण और बिक्री सहित विभिन्न पहलू इसमें शामिल होते हैं। प्लास्टिक पानी की बोतल प्रतिबंध का कानूनी प्राधिकरण और क्रियान्वयन क्या है, इसके बारे में एक रेफरेंस देख लेते हैं कि इस प्रतिबंध का दायरा क्या है। कि 1000 मिलीलीटर क्षमता से कम की प्लास्टिक की पानी बोतलों पर प्रतिबंध है और इसका जो कानूनी आधार है वो ये कि यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत इस पे प्रतिबंध सम्मिलित है। इस प्राधिकरण का स्रोत क्या है, तो इस अधिनियम की धारा 23 के तहत पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा यह निर्देशित किया गया है, जिसकी प्रभावी तिथि 2 अक्टूबर से है। चूंकि ये असम सरकार ने फैसला किया तो असम के बारे में जान लेते हैं कि असम का जो गठन है एक राज्य के रूप में 26 जनवरी 1950 के हुआ था और इसकी राजधानी दिसपुर है। भाषा असमिया। मुख्यमंत्री अभी हैं वर्तमान में हिमंत बिश्व शर्मा। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया। यहाँ पर कुल राज्यसभा की सीटों की संख्या 7 है और लोकसभा सीटों की संख्या 14 है। ठीक है, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगला खबर यह है कि वाराणसी में ही अभी G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक शुरू हुई है। ठीक है, और यह शुरू आज ही से हुई है। इस खबर का अवलोकन एक बार देख लेते हैं कि यह जो आयोजन है भारत के G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठकों और चर्चाओं की परिणति का प्रतिनिधित्व करता है। बैठक के दौरान G20 संस्कृति समावेशी विकास के लिए वैश्विक कथा को आकार देना है। इस वेबिनार की अंतर्दृष्टि और सिफारिशों का सारांश देने वाली एक व्यापक रिपोर्ट का अनावरण किया जाएगा। भारत की G20 प्रेसिडेंसी CWG के तहत एक महत्वपूर्ण पहल कल्चर यूनाइटेड ऑल अभियान की स्मृति में एक विशेष डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। ठीक है, तो G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक वाराणसी में शुरू हुई है और वर्तमान में केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है, तो जी किशन रेड्डी और संस्कृति राज्य मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी। चूंकि यह G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक है तो G20 के बारे में भी जान लेते हैं कि यह जो है 1999 में स्थापित विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतरराष्ट्रीय मंच है। इसका प्राथमिक उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। G20 व्यापार, निवेश, रोजगार, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन जैसे आर्थिक और वित्तीय मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला से संबंधित नीतियों पर चर्चा और समन्वय के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट खबर है आज की तारीख में। अगले खबर की ओर देख लेते हैं। अगला खबर है कि भारत ने चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर लैंडिंग के सम्मान में 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है। तो भारत सरकार के द्वारा एक घोषणा की गई है कि जिस तारीख को चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लैंड किया है उस तारीख को अब से राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
ठीक है। 26 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के चंद्रयान-3 चंद्रमा लैंडिंग के सम्मान में 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में नामित करने की घोषणा की है। ठीक है। चंद्रमा-3 को चंद्रमा पर उतरने के उस पर्टिकुलर विशिष्ट स्थान को शिव शक्ति नाम दिया जाएगा और जिस स्थान पर चंद्रयान-2 उतरा था उसे तिरंगा पॉइंट नाम दिया गया। पीएम मोदी ने यह घोषणा कर्नाटक के बेंगलुरु में इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क मिशन कंट्रोल कॉम्प्लेक्स की अपनी यात्रा के दौरान की है। तो चूंकि चंद्रयान-3 चंद्रमा पर लैंड कर चुका था, तो चलिए थोड़ा सा इनकी उपलब्धियों के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान-3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला मिशन बनकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इस मिशन के लक्ष्य में सुरक्षित चंद्र लैंडिंग, रोवर गतिशीलता और साइट पर वैज्ञानिक प्रयोगों का प्रदर्शन भी शामिल था। भारत अब चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन की श्रेणी में भी शामिल हो गया और ये चौथा देश बन गया है। चंद्रयान-3 के उद्देश्यों की बात करें तो चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह पर एक चंद्र दिवस पृथ्वी के 14 दिनों के जो बराबर होता है तथा संचालित होने के लिए तैयार है। प्रज्ञान रोवर लैंडिंग स्थल के चारों ओर 500 मीटर के दायरे का पता लगाएगा, प्रयोग करेगा और लैंडर तक डेटा संचारित करेगा। विक्रम लैंडर डेटा और छवियों को ऑर्बिटर तक रिले करेगा जो फिर उन्हें पृथ्वी पर वापस भेज देगा। लैंडर और रोवर दोनों में इलाके के विश्लेषण, खनिज संरचना, सतह रसायन विज्ञान, वायुमंडलीय अध्ययन और जल संसाधन अन्वेषण सहित विविध चंद्र जांच के लिए उन्नत वैज्ञानिक उपकरण हैं जो अपना रिसर्च करेंगे। ठीक है। तो ये कुछ चंद्रयान-3 के उद्देश्यों से संबंधित और उनकी उपलब्धियों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। अगला खबर यह है कि B20 समिट इंडिया 2023 25 अगस्त को नई दिल्ली में शुरू हुआ है। B20 समिट इंडिया 2023 25 अगस्त को नई दिल्ली में शुरू हुआ। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। 3 दिनों के दौरान इस शिखर सम्मेलन में विभिन्न प्रमुख हस्तियां भाग लेंगी, जिसमें निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान और डॉक्टर एस जयशंकर जैसे केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। इस शिखर सम्मेलन के पहले दिन 7 सत्रों की मेजबानी की जाएगी, जिसमें B20 भारत की प्राथमिकताएं, वैश्विक संरेखन, व्यापार और समाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका, व्यापार के अवसर और नियम, लचीले वैश्विक व्यापार की समावेशी मूल्य और श्रृंखला और व्यापार मंत्रियों के साथ एक सत्र जैसे विषय शामिल होंगे। ठीक है। टाटा सन्स के कार्यकारी अध्यक्ष और B20 इंडिया के अध्यक्ष एन चंद्रशेखर, मास्टरकार्ड के सीईओ माइकल मीवैक और विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष बोर्गे बेंडे सहित प्रतिष्ठित नेता भी इसमें उपस्थित रहेंगे। ठीक है। इस शिखर सम्मेलन का विषय B20 इंडिया RAISE है, जो जिम्मेदार, त्वरित, नवोन्मेषी, टिकाऊ और न्याय संगत व्यवसायों का प्रतीक है। भारत की अध्यक्षता में 7 कार्यबलों की स्थापना की गई, जिसमें वैश्विक मूल्य श्रृंखला, काम का भविष्य, कौशल विकास, आर्थिक सुधार, वित्त पोषण, जलवायु परिवर्तन, प्रौद्योगिकी, नवाचार और सशक्तिकरण के लिए वित्तीय समावेशन जैसे क्षेत्र शामिल है। इस शिखर सम्मेलन की चर्चा व्यवसाय से संबंधित पर्यावरण, सामाजिक और शासन मामलों और अफ्रीकी आर्थिक एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2 एक्शन काउंसिल तक विस्तारित हुई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट खबर थे B20 समिट इंडिया से संबंधित, जो 25 अगस्त को नई दिल्ली में शुरू। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें मध्य प्रदेश के आईटी हब इंदौर ने पहली रैंक हासिल की है। चूंकि स्मार्ट सिटी रैंकिंग में भी इंदौर पहले नंबर पे है और स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में भी इंदौर पहले नंबर पे है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में इंदौर शहर ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। सर्वेक्षण के परिणाम न केवल शहर के समर्पित प्रयासों को दर्शाते हैं, बल्कि मध्य प्रदेश के कई शहरों द्वारा की गई समग्र प्रगति को भी उजागर करते हैं। तो नो डाउट इंदौर वास्तव में पर्यावरण के प्रति एक सचेत शहर की जिम्मेदारी के तौर पर वहां का प्रशासन इस पर्यावरण के प्रति काफी ध्यान देता है, और यही परिणाम है
कि वो स्मार्ट सिटी रैंकिंग में भी पहले स्थान पे है और स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में भी पहले स्थान पे है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में अपनी रैंक हासिल किया है उसमें पहले नंबर पे है आपका इंदौर। ठीक है, आगरा जो स्मार्ट सिटी रैंकिंग में दूसरे स्थान पे था वो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में आगरा दूसरे नंबर पे आता है। तीसरे नंबर पे आपका है थाने, चौथे नंबर पे है आपका श्रीनगर और पांचवें नंबर पे है आपका भोपाल। टॉप 5 में मध्य प्रदेश की 2 शहरों ने अपना स्थान पाया है। पहले नंबर पे है इंदौर और पांचवें नंबर पे है भोपाल। तो ये कुछ आज के 26 अगस्त 2023 के लिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स और करंट अफेयर्स थे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनसे प्रश्न के आने की संभावना भी बनती। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मैक्सिमम लोगों को शेयर करें ताकि हमें और भी कुछ अच्छा वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहे जो स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा उपयोगी हो। धन्यवाद।